हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर तबस्सुम निरोग स्टेट से। और आज जो है हम लोग स्त्री रोगों के ऊपर सेशन होने जा रहे हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। तो अ, मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ आप सभी लोगों को। तो वेलकम है आप सभी का, और नमस्ते सभी सभी आप सभी लोगों को। और आज हम लोगों की जो टीचिंग फैकल्टी है, मैं उन सभी का आपसे इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। तो हम लोगों के साथ आज जुड़ी हैं वैद्य प्रतीक्षा राठौर, जो कि गायनो आयुर्वेदा की फाउंडर हैं और चीफ कंसल्टेंट हैं। और मैम ने जो है स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र में एमएस किया है। साथ में वो जो है उन्होंने गायनिकोलॉजी में पीएचडी भी करी है एंड ऑन्कोलॉजी में फेलोशिप भी करी है। तो मैम ने जो है काफ़ी सारे ड्रग भी डेवलप किए हैं, और काउंसलर रिसर्चर है मैम। इसके अलावा वो एंटीनेटल कोच भी हैं। गर्भ संस्कार पे मैम काफ़ी वर्क कर रही हैं, उसके ऊपर उनकी क्लासेस भी चलती हैं। पीसीओएस मेनोपॉज वगैरह पे उन्होंने एसओपीज भी डेवलप किए हैं। Hello everyone, good evening. Good I evening, hope ma'am. I am audible and visible too. Yes, ma'am. You're audible. Okay. So, जैसे डॉक्टर तबस्सुम मैडम ने इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं और कुछ ऐड तो नहीं करना चाहूंगी, बट सभी को ये आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं इफ इट इज अलाउड कि डू यू वांट इंग्लिश प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश मिक्स और हिंदी प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज। तो ये मैम अगर आप थोड़ा सा चैट हम लोग मिक्स यूज कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग जो है थोड़े समझदार हैं। नो नो प्रॉब्लम। सो डॉक्टर तबस्सुम आप शेयर करेंगे स्लाइड प्लीज। यस मैम। ओके। सो डियर पार्टिसिपेंट फ्रेंड्स, मैंने आज सबके प्रोफाइल्स देखे, मैक्सिमम लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं। मैक्सिमम लोगों के ऑन क्लिनिक ऐसे मैंने प्रोफाइल में देखा है। तो ये जो सेशन है, फर्स्ट सेशन, थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए इट कैन बी इंटरेस्टिंग, फॉर सम पीपल इट कैन बी लिटिल बिट बोरिंग बिकॉज इट इज एनाटॉमी, बट प्लीज कीप इन माइंड दैट दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट। अगर आपको गायनिकोलॉजी क्लिनिकल आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू समझना है तो हमें इस फेज के थ्रू थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो प्लीज बेयर फॉर टुडे। आई डोंट नो वेदर यू विल फाइंड इट वेरी मच इंटरेस्टिंग बिकॉज मैक्सिमम पीपल आर interested in learning drugs, treatments. They directly want to jump on the treatment part, but this is very essential part because if you want to do a very successful and uh, you know a long term practice in, especially in reference to the gynecology, you should know the basics like physiology and basic anatomy. सबका ये हो चुका है, फिर भी हम एक रिफ्रेशमेंट इसको थोड़ा टच देंगे क्योंकि सब एक्सक्लूसिवली गायनिक प्रैक्टिस नहीं करते होंगे। सो विल ओके, सो विल प्रोसीड यस with मैम। everyone's permission. Okay. First slide. Okay, fine, no problem. So this is the brief anatomy. हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे इसमें, जो ज़रूरी है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस मैम, नेक्स्ट स्लाइड है ये। आई एम नॉट एबल टू सी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो स्लाइड नंबर 2, आई एम ऑलरेडी seeing it on my laptop only. तो स्लाइड नंबर 2 चल रहा है ना डॉक्टर तबस्सुम? यस मैम, यस मैम। स्लाइड नंबर आपकी 4। स्लाइड नंबर 4। यस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Okay. So as everybody knows कि it is located primarily inside the pelvic cavity, right? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ है? तो pelvic cavity में। इसलिए जब हम अभी प्रैक्टिकली में पहले से बताना शुरू कर देते, क्योंकि जब हम सोनोग्राफी भी करते हैं पेशेंट की, तो वी ऑलवेज राइट सोनोग्राफी, इफ नॉट नीडेड एब्डोमेन, वी राइट सोनोग्राफी पेल्विस। ऑब्स्टेटिक भी रहे इनिशियल ऑब्स्टेटिक्स में या फिर गायनिकोलॉजी में, हम हमेशा पेल्विस को ही प्रीफर करते हैं। हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी पेल्विस का ही करते हैं, ठीक है? तो क्योंकि सारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज लोकेटेड इन पेल्विस। So these are very basic things, but still I have to go through this. So produces female gametes and reproductive hormones. जो फीमेल gametes है, reproductive hormones है, ovaries produce करती है, वो female gonads है. Supports the developing fetus and delivers it to the outside world. And the female gonads are ovaries. जैसे when we call gonadal hormones, we refer to in female, we refer to ovaries. So because ovaries secretes hormone, anybody can
Tell me which hormones ovaries secrete. Anyone? This is very simple question. Yeah, anyone? Female gonads are ovaries, and which are the gonadal hormones? Progesterone and estrogen. Yes, so progesterone and estrogen, very predominant hormones, are secreted by ovaries. And this ovary produces oocyte, and oocyte is needed for fertilization. As everybody knows, this is a female gamete. Okay. Next slide, please. So when we talk about the genitalia, we bifurcate it in external female genitalia and internal female genitalia. Okay, so external female genitals and internal female genitals. Now, please name external female genitals. जो लगता है कि external female genitals. डॉक्टर तबस्सुम आप 5 नंबर के स्लाइड पे रहिए प्लीज. 5 yes. Anyone yes? थोड़ा 10 मिनट के लिए आप सबको अनम्यूट कर दीजिए. नो प्रॉब्लम डॉक्टर तबस्सुम. हाँ, लोग अपने आप को, अगर मैम क्वेश्चन पूछ रही हैं तो आप लोग खुद को अनम्यूट करके आंसर कर सकते हैं. Very good, Dr. Rishabh. Minora, majora, clitoris. Yes. Labia minora, labia majora, clitoris. और इसमें कुछ ऐड करना है किसी को? External female genitals. और किसी को ऐड करना है? किसी ने लिखा है? Bartholin gland, ma'am. Bartholin gland, yes. Okay, good. तो नेक्स्ट इसमें हम जाएंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इंस्पेक्शन अगर हम देख, जैसे हम अगर इंस्पेक्शन करते हैं तो वी सी द डॉर्सल पोजीशन में पेशेंट को हम जब लाई डाउन करवाते हैं डॉर्सल पोजीशन, जब डॉर्सल पोजीशन से पेशेंट को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हम इंस्पेक्शन पेशेंट का जेनेटिक्स का करते हैं. पेरिनियल एरिया का इंस्पेक्शन हम करते हैं. इसको गायनेकोलॉजिकल इंस्पेक्शन भी हम बोलेंगे. ठीक है. तो डॉर्सल पोजीशन में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पेल्विस में लाइंग जेनेटलिया, एक्सटर्नल जेनेटलिया हमको इंस्पेक्शन पे दिखेंगे. फाइन. नेक्स्ट प्लीज. Okay, so these are external female genitals. इसमें yes, mons pubis सबसे पहले mons pubis जो hairy structure जो होता है, जो secondary sexual characters होते हैं hair puberty के बाद आते हैं. Then we can see the clitoris and the hood of the clitoris. Okay. Yes. Then forecheek, then perineum, then urethral opening, as you can see labeled है already वहाँ. Then labia minora and then labia majora. As you can see, the labia minora is almost protecting the opening of the vagina. आप देख सकते हैं जो पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर है, इट इज लेबिया माइनोरा, जो सारे जो इंटरनल जो ओपनिंग है वजाइना की और यूरेथ्रा की उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है. एंड देन आउटसाइड जो है लेबिया मेजोरा के वो माइनोरा के वो लेबिया मेजोरा है जो मेजर पार्ट है. नेम इज रेस्टिंग. माइनोरा इज माइनर पार्ट, मेजोरा इज मेजर पार्ट. ओके. तो ईच वन विल सी. नेक्स्ट प्लीज. तो जैसे आपको कभी पढ़ा होगा आपने, बेसिक याद होगा नहीं होगा पता नहीं, बट क्लाइटोरिस का जो फंक्शन होता है वो जो फीमेल ग्लांस पेनिस जैसा होता है, तो दोनों का भी जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम होता है जो मेल ग्लांस पेनिस जैसा होता है. सॉरी, क्लाइटोरिस का जो फंक्शन है. बाकी इसको थोड़ा सा और डिटेल में इसको लेबल किया गया है. तो प्रैक्टिकली वो पहले इसमें भी कवर हो चुका है, आप देख सकते हैं. यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग. Okay, and clitoris. Next, please. वेस्टिब्यूल के बारे में देखेंगे. तो व्हाट इज वेस्टिब्यूल? तो वेस्टिब्यूल जो है इट इज अ वजाइनल ओपनिंग. बहुत बार वेस्टिब्यूलर वर्ड यूज होता है लेकिन तुरंत क्लिक नहीं होता कि ये होता क्या है. वेस्टिब्यूलर इश्यूज अगर हम कभी पढ़ते हैं सुनते हैं तो ये वजाइनल ओपनिंग है. इट इज लोकेटेड बिटवीन द यूरेथ्रा एंड द एनस. तो यूरेथ्रा जहां से यूरिनेट करते हैं वो यूरेथ्रा से लेके एनस तक जो एरिया है दैट इज called as vaginal opening. It is vestibule, and vestibule has totally 4 openings. Okay, so vestibule has totally 4 openings. First is vaginal orifice, जहां से menstruation होता है, child birth होता है. Second is urethral opening, जहां से urination होता है. And then Bartholin's ducts, जहां से mucus secretions होते हैं. और रेयरली कोई पेशेंट में पैरायूरेथ्रल डक्ट्स ओपनिंग देखने मिलते हैं, बट कंपल्सरीली सारे पेशेंट्स में नहीं होती. So these are 4 openings of vestibule. Okay. और
Please keep in mind that clitoris, बहुत सारे basic जो students वगैरह होते हैं, they say while saying the opening, labeling the opening, they also label the clitoris, but clitoris is not the opening. Okay, next please. Okay, so external female genitals के बारे में जो भी सारा स्ट्रक्चर है उसको कलेक्टिवली वी विल कॉल वल्वा. इसलिए वही सैनिटरी पैड्स को वल्वल पैड्स बोलते हैं, या फिर जो पैड्स मेंस्ट्रुएशन में यूज होते हैं हम उसको वल्वल पैड्स बोलते हैं, वल्वल पैथोलॉजीज बोलते हैं. जो भी एक्सटर्नल जेनिटल से रिलेटेड पैथोलॉजी या फिर जो भी रेफरेंसेस हम रेफर करेंगे तो उसको वल्वल ये वर्ड हम यूज करेंगे. तो कलेक्टिवली सबको हम वल्वा बोलते हैं. तो वल्वाइटिस, वल्वल ईचिंग, है ना. पेशेंट जब हमारे पास आता है तो बहुत बार प्रैक्टिकली पता नहीं आप पूछते कि नहीं, बट ऐसा पूछना चाहिए कि जब पेशेंट बोलते हैं कि वजाइनल ईचिंग होता है तो पेशेंट को स्पेसिफिकली यू नीड टू आस्क कि वेदर इट इज वल्वल ईचिंग और वजाइनल ईचिंग, बिकॉज वल्वा इज अ डिफरेंट पार्ट, vagina is different part, pathologies are different, treatment is different, right? So mons pubis is located at the anterior, as you can see the hairy structure, it is mons pubis over the pubic bone after puberty covered in pubic hair. तो ये एक secondary sexual character है. इससे हम inspection से इसका clinical importance क्या है कोई मुझे बता सकता है प्लीज कि मॉन्स प्यूबिस को बार बार में हेयर स्ट्रक्चर ये इसको एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ? एनीबडी कैन टेल मी इसका क्लिनिकल एक कोई भी सिग्निफिकेंस आप बताइए कि अगर ऐसा कंप्लेंट रहा तो आई इंस्पेक्ट दिस, आई सी इफ प्यूबिक हेयर आर देयर और नॉट. ऐसा कोई कंप्लेंट हो सकता है पेशेंट को? एनीवन? यू कैन टॉक अगर आपको चैटिंग में टाइपिंग में समय ज्यादा. Yes, anyone? ऐसी कोई स्पेसिफिक कंप्लेन हो सकती है कि जो पेशेंट करेगी कंप्लेन और फिर हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे और ये हेयर चेक करेंगे. कोई ऐसी स्पेसिफिक कंप्लेन क्लिनिकली कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन कंप्लेन. फंगल इन्फेक्शन. फंगल इन्फेक्शन में व्हाई वुड यू चेक हेयर? Exactly. Puberty stage. So if patient complains, like if the 17 years patient comes to you, 18 years patient comes to you and she says that she is not yet she had not menarche had not occurred to her, उसको अभी तक मेंसेस नहीं है, प्राइमरी अमेनोरिया, तो हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हम सबसे पहले देखते हैं गायनिकोलॉजिकल इंस्पेक्शन में. हम जब केस शीट देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें देखेंगे कि गायनिकोलॉजिकल इंस्पेक्शन में वी सी कि इसको एक्सिलरी हेयर और प्यूबाइकल हेयर है, ग्रोथ हुई है कि नहीं, क्योंकि वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाता है, डेवलपमेंट दिखाता है, एस्ट्रोजन सिक्रीशन दिखाता है. तो इसलिए ये जरूरी है. तो एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेक करने के लिए. तो इसलिए एनाटॉमी नॉर्मली पता होना इसलिए जरूरी है बेसिक, ताकि हम छोटी छोटी चीजों का पता लगाए. जैसे मैंने बताया कि लैबिया माइनोरा पिंक कलर का थोड़ा सा दिखता है कंपैरेटिवली, ब्लैक हाइपर पिगमेंटेड होता है. अगर वो पिगमेंटेड ना रहे, वो अगर थोड़ा सा व्हाइट रहे तो कौन सी पैथोलॉजी हो सकती है. तो ये सारी चीजें हम थोड़ा सा अंदाजा इससे लग सकता है. ओके, देन लैबिया मेजोरा के बारे में बात करें तो व्हाट इज लैबिया? लैबिया इज lips and majora is larger, so large lip is labia majora and it is hair covered, ये फोल्ड होता है, ठीक है, posterior to mons pubis. And then labia minora, it is the smaller lip as the name suggests, it is thinner and more pigmented and extends medially to the labia majora, so it is more pigmented as compared to labia majora. Okay, next please. Labia minora, it serves to protect the female urethra and the entrance to the female reproductive tract. It has no fat, it has no hair follicles. Please keep in mind that labia minora पे कोई फैट नहीं होता है, उसके ऊपर कोई फॉलिकल भी नहीं होता है. तो जो इस पे आपको कभी ऐसे फॉलिकुलाइटिस या फिर बॉइल इस टाइप के कोई पैथोलॉजी नहीं दिखेगा लैबिया मेजोरा पे, सॉरी माइनोरा पे, और ना ही कोई फैट रिलेटेड पैथोलॉजी दिखेगा, बिकॉज इट डजंट कंटेन दैट पर्टिकुलर थिंग. नेक्स्ट प्लीज. Labia majora पे you have sebaceous gland, you have sweat glands, you have hair follicles. Please keep in mind, labia majora पे you have all these things. So ये सब चीजें होने के कारण उससे related pathology भी हो सकती है. Sebaceous gland stagnant होके अलग अलग टाइप के लीजन्स और ग्रोथ्स आपको मिल सकते हैं. स्वेट ग्लैंड स्टैग्नेंट होकर लीजन्स मिल सकते हैं. हेयर फॉलिकल्स है तो जहाँ फॉलिकल वहाँ बॉइल फॉलिकुलाइटिस, ये सारी चीजें भी आपको कॉमनली मिल सकती है.
ठीक है, तो आपको इंस्पेक्शन में ध्यान देना है कि आपको किस स्ट्रक्चर पे आपको देखना है। आप गायनिकोलॉजी एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस नहीं भी करते होंगे, फिर भी यू नीड टू इंस्पेक्ट पेशेंट। आई एम नॉट सेइंग कि डू पीवी एंड पर्सपेक्टिव एग्जामिनेशन एंड डू दिस एंड दैट, जस्ट बेसिक एग्जामिनेशन डोर्सल पोजीशन में आप इंस्पेक्ट भी कर लेंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी आप देख लेंगे, तो आपको बहुत सारे क्लूज आ सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। क्लाइटोरिस के बारे में previous slide. This is the organ originated from the same cells as the glans penis in the male, as I told you earlier. Has abundant nerves that makes it important in sexual sensation or orgasm. तो ये orgasm का organ है, ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पे abundant nerve supply होता है और फीमेल में ये orgasm के लिए ज्यादा important होता है। It is homologous to functionally ये similar है to the glans penis in the male. Okay. So can you please tell me any pathology which is explained in Ayurveda, especially Bruhatrai, regarding the orgasm, in which the patient don't go through orgasm. So it is a pathology, and so she don't conceive. I'll also hint you that it is a yoni vyapad. Anyone? Yes. Very basic, very, very common. Anyone? Exactly. Yes. Dr. Anand. Yes. Ati Charna. Bijam na vidanti. It is said that patient ko not Shandi. It is Ati Charna. Okay. Bijam na vidanti. तो बीज नहीं, बीजम न विदंती का क्या मतलब है कि पुरुष का बीज एक्सेप्ट नहीं करती। इसका क्या मतलब है कि वो इनफर्टिलिटी के पेशेंट है, ऑफ कोर्स, क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, ऑर्गेज्म अटेन नहीं हो रहा। तो ऑर्गेज्म का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, स्पेशली कंसेप्शन में और इनफर्टिलिटी के केसेस में। तो क्लाइटोरिस का भी यहाँ पे पैथोलॉजी। और कोई बोल सकता है कि बता सकता है कि अतिचरना में कौन सा दोष इन्वॉल्व है? चरक का बता दीजिए, कौन सा दोष इन्वॉल्व है अतिचरना में? मैं आपको कोरिलेट करके बता देती हूँ कि कितना जरूरी है एनाटॉमी। एग्जैक्टली। सो वात को हम नर्वस सिस्टम से रिलेट करते हैं, राइट? सो ये यहाँ पे अबुंडेंट नर्व सप्लाई है क्लाइटोरिस पे। तो ये पैथोलॉजी जितना बुक में 1 2 3 4 जैसे छोटी बुक में लिखा रहता है वैसा नहीं है। पैथोलॉजी बहुत एक्सटेंसिव है, अगर हम आयुर्वेदा के चश्मे से देखें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट प्लीज। हाइमेन इज अ थिन मेम्ब्रेन। ये भी सबको पता है कि ये कवर करती है वेस्टिब्यूल को, और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जिससे हाइमेन रप्चर हो सकता है, एक्सेसिव साइक्लिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज, यानी इंजुरी। तो जो ये स्टिग्मा जो था पहले था, अभी तो काफी अवेयर हो चुके हैं लोग कि जो हाइमेन है वो बाकी चीजों से भी परफोरेट हो सकता है या फिर रप्चर हो सकता है, जस्ट नॉट ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। इट इज वन ऑफ द रीजंस। Sexual intercourse is one of the reasons for the hymen rupture or perforation, but there are other reasons too. ठीक है, तो सारी चीजें ध्यान में रख के हमें ये भी इस बात में ध्यान रखना चाहिए कि जो हाइमेन है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा बाकी चीजों से भी परफोरेट हो सकता है। और एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हाइमेन इंटैक्ट होता है। एनीबडी? ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं। इम्परफोरेटेड हाइमेन। यस यस, एग्जैक्टली, करेक्ट। तो उसमें पेशेंट कौन सी कंप्लेंट लेके आ सकता है? पेशेंट तो उससे स्पेसिफिकली वैसा कोई कंप्लेंट लेके आएगा नहीं, वो इंस्पेक्ट नहीं करेगा, उसको कैसे पता है? तो प्यूबर्टल एज में 16-17 एज में से कौन सी कंप्लेंट हो सकती है कि जो पेशेंट लेके आ सकते हैं आपके पास? अमेनोरिया। अमेनोरिया, उसको और एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, देयर इज accumulation of menstrual blood in हाँ, यस, एग्जैक्टली, क्रिप्टोमेनोरिया। यस, तो ये कंडीशंस क्रिप्टोमेनोरिया। तो ये सारी कंडीशंस भी, इसलिए हमें हाइमेन पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली, आप इसको फेस, पता नहीं आप whether you encounter this kind of patients or not, but ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं। प्राइमरी अमेनोरिया के जो पेशेंट्स है 14 to 60 to 70 to 80 इस एज तक आते हैं, और इस एज में जो कॉजेस है उसके बहुत अलग अलग कॉजेस है। तो इसका बहुत अच्छे से थ्योरेटिकली आप
आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि कौन से एज में क्या प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि अगर 16 इयर्स तक पेशेंट आती है अमेनोरिया लेके, 16 इयर्स की पेशेंट अमेनोरिया की कंप्लेन लेके आती है, तो आप कौन सा इन्वेस्टिगेट आफ्टर एग्जामिनेशन यू फाउंड एवरीथिंग नॉर्मल, तो आप उसको अभी कौन सा इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करेंगे? पेशेंट 16 साल की है, अमेनोरिया, प्राइमरी अमेनोरिया लेके आ रही है, तो आप उसको कौन सा इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करेंगे? एनीवन? Thyroid. Thyroid and USG pelvis. USG pelvis, exactly. Okay, so USG, hemoglobin. Okay. थायराइड ठीक है, मेन हमें मेनली जो मेन इन्वेस्टिगेशन है सोनोग्राफी, तो इसमें हम क्या देखना एक्सपेक्टेड है सोनोग्राफी में? आप क्यों कर रहे हैं सोनोग्राफी, आपको क्या देखना है? For PCOD. ओके, एंड प्राइमरी अमेनोरिया में जनरली और भी कॉजेस हो सकते हैं, मेन कॉज? ओके, वन इज PCOS, सेकंड? Anemia. अच्छा. सॉरी, एक PCOS आपको दिख सकता है, देन सेकंड accumulation ब्लड, क्रिप्टोमेगालोमा हमने उसके बात कर ली, सेकंड एंडोमेट्रियम, व्हाट यूट्रस, व्हाट एग्जैक्टली, हमें देखना है कि ऑर्गन्स Retroverted or retroverted retroverted. is a rare thing, but whether uterus is there or not, first of all, Yes. absent uterus or present uterus, and if it is present, whether it is developed or not, हाइपोप्लास्टिक तो नहीं है, ओवरीज हाइपोप्लास्टिक तो नहीं है, हाइपोप्लास्टिक चीजें देखनी है, हमें डेवलप है कि नहीं चीजें देखनी है। तो बहुत सारे पेशेंट्स में जैसे 4, 4.5, 5 सेंटीमीटर की यूट्रस अगर है तो पेशेंट अमेनोरिया की कंप्लेंट लेके आते हैं, दिस इज वेरी कॉमन। और अगर अमेनोरिया भी नहीं रहा तो भी पेशेंट में स्कैंटी मेंसेस और स्पॉटिंग, सिर्फ जैसे उसको मेंसेस होता है तो सिर्फ स्पॉटिंग हो रहा है 6 महीने से, ऐसे भी कंप्लेंट्स लेके आते हैं। तो मैंने ये देखा प्रैक्टिकली कि सोनोग्राफी को छोड़ के सारी इन्वेस्टिगेशन पेशेंट का हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। बट बेसिक अगर हम देख ले कि एक सोनोग्राफी गायनेकोलॉजी की जान, वो सबसे पहले हमें, क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमें डायरेक्ट चीजें दिखा रही है, तो वो करा लेना चाहिए। तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन रहेगा सोनोग्राफी इन every gynecological pathology, but especially this primary amenorrhea thing. Okay, next slide, please. Bartholin's glands is, I just want to show this picture just to show the position of Bartholin's gland. So this kind of glands are there. Also, आप थोड़ा देखिए superior to that gland, superior that cyst, जो एक वजाइनल जो इंटीरियर जो वॉल है उसका आप स्ट्रक्चर देखिए, उसमें रग आपको देखिए वो प्लेन नहीं है, हम जब बजाना पड़ेगा तब देखेंगे। उसके ऊपर यूरेथ्रल एंड देन यू कैन सी द क्लाइटोरिस इन इट्स हुड। ओके, सो व्हाट इज द एनीबडी, आपको आप जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं तो किसी ने इसमें कुछ नॉन एलोपैथी और नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन के इस तरीके के सिस्ट में, क्योंकि दिस आर वेरी कॉमन सिस्ट। Pichu, somebody saying Pichu and Yoni Prakshalan. In Pakwa Avastha also you're doing this, Pichu and Yoni Prakshalan. Okay, so we'll discuss in during the clinical cases. Next, please. Yeah, hot sheet bath is also one of the line of treatments. So, Nimbarak was the seeds bath. Okay, nice. Outlets to Bartholin gland. हमने देखा duct is the outlet to Bartholin gland and it is 0.5 centimeter, yes 0.5 centimeter की gland है and 2 centimeter की duct है जो open होती है vestibule में.
Okay, next. Internal female reproductive organs. Please name them also. Internal female reproductive organs के बारे में क्या बताएंगे? Just name them. Urethral orifice. Vaginal Vaginal orifice. Ovary, uterus. Okay, ovary, uterus and Cervix. cervix, uterus, Fallopian tube. and tube. Fallopian tube. Cervix. Yes, fallopian tube. Nobody's naming vagina. Exactly. So vagina, many people are like confused by whether it is internal or external, but theoretically, it is narrated under the internal. Okay, because we can't see it with naked eyes. We need to inspect it with particular instrument. इंस्ट्रूमेंट से हमें इंस्पेक्ट करना पड़ेगा. कौन से इंस्ट्रूमेंट से हमें इंस्पेक्ट करना पड़ेगा? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को असेस करने के लिए एक तो हमें कुछ डिजिटल एग्जामिनेशन मैनुअल करने पड़ेंगे, सोनोग्राफी करनी पड़ेगी, सीटी, एमआरआई. और वजाइनल इंस्पेक्शन अगर लोकली करना है तो क्या करना पड़ेगा? कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वी यूज? Speculum. 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 Which speculum? Cusco speculum and sim speculum. Sims. So Cusco speculum normally अकेले रहे तो यूज करते हैं, sim speculum भी रहे तो जनरली असिस्टेंट लगते हैं उसको. But very commonly posterior vaginal wall retractor is sim speculum. Okay, so these two speculums are very common for inspection of vaginal area. We can also inspect cervix with this. Okay, so these are the internal organs. We'll see. Next, please. As you can see, this is which speculum? जो picture में दिख रहा है, which speculum is it? Cusco scapula. Auto-retaining speculum. Exactly. So as we can see, it is inside the vaginal canal, and then at the end of that Cusco speculum, there is a structure called cervix. Above the cervix, in the orange color, it is a uterus which is anti-flexed, anti-verted. Just anterior to the bladder, so anterior to the uterus, you can see there is a bladder, a heart-shaped structure is there, and posterior to the uterus, there is rectum. Okay, so bladder or rectum ka relation dikhana is very important. One more question. Can anybody tell me what is the relation between the bladder and uterus? Any pathology? पेशेंट को ये सिम्टम है और साथ में ये भी ब्लैडर का सिम्टम, या फिर इधर का सिम्टम है यूट्रस का और रेक्टम का भी सिम्टम है. सिस्टो सिम्टम एंड थोड़ा और बेसिक या वीवीएफ, साइकोवेजाइनल फिस्टुला, यस, यूट्रोवेजाइनल फिस्टुला, एंड आप सर्जिकली जा रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक. Cervicitis. PID. पीआईडी में कैसे? ब्लैडर का क्या रिलेशन है पीआईडी में? ऐसे बहुत सारे पैथोलॉजी. Actually, ma'am, there is pouch of Douglas, so the PID sometimes is in that area. So the bladder and we can relate the uterus also. What is the complaint then, which is related to bladder? Ma'am, it's maybe the increase urine frequency. Exactly. So whether जब भी यूट्रस को इरिटेशन होगा तब ब्लैडर को भी इरिटेशन होगा, जब सिस्टाइटिस जैसी कंडीशंस भी आपको देखने मिलेगी, और रेक्टम को भी इरिटेशन होगा. आप ये सबसे ब्यूटीफुली देख सकते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में. प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बहुत सारे पेशेंट्स आप देख सकते हैं जिनमें लूज मोशन जैसे या फिर कॉन्स्टिपेशन, गैसेस फ्लोटिंग और ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज होते हैं. बहुत सारे पेशेंट्स में ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे. और सबसे क्लासिकल एग्जांपल है फाइब्रॉइड्स का. फाइब्रॉइड्स में प्रेशर सिम्टम्स होते हैं. फाइब्रॉइड्स अगर बड़े रहे, उसका साइज अगर बड़ा रहा तो प्रेशर सिम्टम्स होते हैं उसमें. तो व्हाट आर दिस प्रेशर सिम्टम्स? रिटेंशन ऑफ यूरिन, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग. सो दीज आर प्रेशर सिम्टम्स जो इंटेस्टाइन को, ब्लैडर को, रेक्टम को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है. यूट्रस बहुत ही इरिटेबल ऑर्गन होता है, उसको थोड़ा भी इधर उधर का
टॉलरेट नहीं होता, बहुत नाजुक होता है, सुकुमार, तो वो एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों को भी सताता रहता है। तो इसलिए जब भी रेक्टम रिलेटेड इश्यूज है या फिर ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज है, यूरिन रिलेटेड इश्यूज है, तो आपको मेंस्ट्रुएशन पे या फिर जो यूट्रस है उसका पैथोलॉजी भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बहुत बार गायनिक ओपीडी में, जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो गायनिक ओपीडी में सिर्फ बर्नी मैच्योरेशन के पेशेंट्स आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लग ही जाता है। जैसे एंडोमेट्रियोसिस कि जो अभी क्लासिकल 50% केसेस पता ही नहीं लगता, एंडोमेट्रियोसिस पूरा डेवलप होने के बाद पेशेंट्स पता चलता है क्लिनिकली। तो एंडोमेट्रियोसिस में ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट और रेक्टम इन्वॉल्वमेंट होती है, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते। आप गायनी प्रैक्टिस में एक अनुलोमन वगैरह दे ही देते होंगे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। I think there is some issues with right here. इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में अगर हम देखें तो वजाइना, एज यू कैन सी, अब ये थोड़ा सा स्पेक्युलम डाल के जो व्यू है वो है इसमें दिखा है। एज यू कैन सी सर्विक्स, लेटरल वॉल्स ऑफ वजाइना के देख सकते हैं, जो स्मूथ नहीं है, जिसमें रगी है, ठीक है। वजाइनल वॉल्स कभी स्मूथ नहीं होते हैं, इसलिए आप इन्फेक्शंस में देखते होंगे कि उसमें फ्लेक्स लगे रहते हैं। कैंडिडियल इन्फेक्शन में स्पेशली फ्लेक्स लगे रहते हैं। पेशेंट भी बॉडी वाइट डिस्चार्ज का कंप्लेंट करता है, ठीक है। सो व्हाट इज वजाइना? Vagina is a muscular canal, okay, approximately 10 centimeter long. Anterior posterior wall कितना है वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, okay. Then outer wall has columns with radius, as you can see, fine. Then superior fornix meet, हम देखेंगे superior fornix क्या है next slide में. Superior fornix meets the uterine cervix here, and there are 3 walls of vagina, 3 layers of vagina. One is outer, that is fibrous, जो यहाँ नहीं दिखेगी. Then middle, there's smooth muscle, and then inner layer is mucous membrane with transverse folds called ragi. तो ऐसे 3 layers वजाइना के होते हैं, okay. Approximate 10 centimeter length होता है वजाइना. Next please. Next please. तो ये मेजर करके बताया है, तो वजाइना कैनल लेंथ is approximately 10 centimeter. Okay, so there are 4 walls. Anterior wall is 7 centimeter, posterior wall is 9 centimeter. Very basic, common, ये पता ही होना चाहिए. Anterior wall 7 centimeter, posterior wall 9 centimeter. Then there are no glands in vagina. वजाइना में कोई सिक्रेटरी ग्लैंड्स नहीं होते हैं, और पीएच जो है वजाइना का वो 4 to 5.5 में वैरी करता है. ये जो रेंज है ये थोड़ी 0.5 से इधर उधर आपको अलग अलग बुक में वैरी दिख सकती है, बट ये एवरेज मैंने यहाँ मेंशन किया है. कभी कभी 6 तक भी मेंशन हो जाता है, बट आइडियली 5.5 मैक्सिमम जगह मिलता है, और एसिडिक पीएच वजाइना का होता है, ओके. और कौन सा बैसिलस है? डोडालिन बैसिलस होता है, ग्राम पॉजिटिव एनर्विक ऑर्गेनिज्म, जो प्रोटेक्टिव करके काम करता है वजाइना में. जो कौन सा एसिड सीक्रेट करता है? डोडालिन बैसिला. इसका और भी दूसरा एक नाम है एनीवन. डोडालिन बैसिलस वजाइना में होता है, प्रोटेक्टिव ऑर्गेनिज्म जो फ्लोरा को प्रोटेक्ट करता है. लैक्टिक एसिड, सो इट्स नेम इज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस. यस, तो ये पीएच, यही बैक्टीरिया पीएच मेंटेन करता है, दैट्स व्हाई इट इज प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया. तो ये पीएच मेंटेन करने के कारण यहाँ पे जो बाहर के अपॉर्चुनिस्टिक फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अटैक नहीं कर पाते. इन्फेक्शन कहीं बाहर से नहीं आता है. इन्फेक्शन स्किन पे प्लेथोरा रहता है, प्लेथोरा ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहता है स्किन पे, पेरिनियल बॉडी पे, हर जगह पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और जब तक एसिडिटी मेंटेन है वजाइना की, फ्लोरा मेंटेन है, तब तक इन्फेक्शन नहीं होता. एसिडिटी डाउन हो गया, एल्कलाइन नेचर हो गया वजाइना का सिक्रीशंस का, तो अटैक हो जाता है इन्फेक्शन. उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके. तो ये जो एसिडिटी है, एनीवन आप मुझे कोई बता सकता है कि हाउ टू चेक इट? जरूरी नहीं है वैसे, हमेशा कोई चेक नहीं करता प्रैक्टिकली, बट इफ यू विश टू चेक, जैसे हम एंटीनेटल एग्जामिनेशन में वी चेक एएनसी में, गायनिक में बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करते, बट स्टिल इफ यू विश टू चेक इट, एनीवन? या pH paper, that is litmus paper,
वेरी बेसिक एग्जामिनेशन, आप उसे चेक कर सकते हैं, वैसे कंप्लेंट से ही पता चल जाएगा, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। मैम मेरा एक क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग। जी मैम जैसे कि आपने कहा कि जिसके एसिडिक होता है नेचर, तो हम जब प्रक्षालन के लिए देते हैं तो मैम वो मतलब कषाय रसात्मक होते हैं, तो इससे हम उसका पीएच मतलब डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिस्चार्ज नहीं होने अ, नहीं, I know, I have explained these things in my clinical when we talk about the SOPs of local procedures, हमने उसमें इसमें बात की है, तो we'll talk there regarding this. Okay? ओके और जो रिसर्चेस भी हम करते हैं, इस पे जो हम रिसर्चेस भी करते हैं, तो सबसे पहले हमारा यही प्राइमरी कंसर्न होता है कि जो भी आप दे रहे हैं ड्रग्स, उससे वजाइनल पीएच ऑल्टर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा, हम जो भी क्लासिकल, अब आप सब आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हो, तो हमारा मैक्सिमम जो ट्रस्ट होता है वो आप्तोपदेश पे ही होता है। क्लासिकल ड्रग्स जो है, अगर क्लासिकल ड्रग्स वजाइना में ये यूज करने बोला है, तो वी नो दैट इट वॉन्ट हैम्पर इट्स एसिडिटी, राइट। और बाकी रह गया रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू तो हम तो अभी रिसर्च करते ही रहते हैं, ये सारी चीजों पे अलग अलग थेसिस चलते हैं, प्रोजेक्ट्स चलते हैं। बट अगर आपको बुक्स में बोला है कि त्रिफला दंती गुडुची, ये कॉम्बिनेशन का आपको त्रिफला धावन करना है, तो आपको पता है कि वो सही कर देगा, यानी कंप्लेंट कम कर देगा। आपको लगता है कि नहीं ऐसा? आपको ऐसा डर लगता है कि इसका पीएच बढ़ जाएगा? इज एनीवन? अब हम ऐसा सोचते ही नहीं है क्लासिकल ड्रग्स को लेकर। जब कोई नया ड्रग हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, नया कॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे आजकल के कुछ जो रिसर्च करते हैं, उनको बहुत पेसरीज और नए नए सपोजिटरीज बहुत बनाने का ये हो गया है, तो दे जस्ट वांट टू मेक पेसरी ऑफ एनी ड्रग एंड दे जस्ट वांट टू पुट इट इन द वजाइना, स्पेशली वर्तीज। तो यहाँ पे हमें देखने की जरूरत है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, जो टेक्सचुअल रेफरेंसेस नहीं है, उसको वजाइना में रखने के पहले प्रीक्लिनिकल स्टडीज होनी चाहिए, एनालिटिकल स्टडीज होनी चाहिए, लेबोरेटरी स्टडीज होनी चाहिए, तब जाके आप डायरेक्ट वजाइना में चीजें कर सकते हो। जैसे मैंने भी एक सपोजिटरी बनाई है, जिसकी हमने बहुत प्रीक्लिनिकल, हमने सारे उसके पैरामीटर्स चेक किए, उसको सेफ कैसे है वो देखा, और उसके बाद वी आर यूजिंग इट नाउ। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब आप क्लासिकल जैसा का वैसा उठा के आप उससे प्रक्षालन करते हैं, धावन करते हैं, पीछू करते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा, बिकॉज इट इज क्लासिकली, इट इज मेंशन्ड, सो नो वरीज। फिर भी वी विल डिस्कस इट इन ड्यूरिंग द एसओपी सेशन। ओके, सो दिस पिक्चर इज वेरी वेरी क्लियर, एज यू कैन सी। इससे आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि बीच में सर्विक्स है और चारों तरफ जो है वो वजाइनल वॉल्स है। आप देख सकते हैं इंटीरियर वजाइनल वॉल, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल, थोड़ा सा आप देख सकते हैं पोस्टीरियर वजाइनल वॉल पे थोड़ा सा व्हाइट कलर का सिक्रेशन भी दिख रहा है। देन दोनों साइड जो लेटरल वॉल्स है, तो वो भी वजाइनल वॉल्स, जैसे 4 वॉल्स है जैसे हमने देखा है। ओके, एंड एज यू कैन सी द इंटीरियर वजाइनल वॉल इज लिटिल बिट टचिंग टू द इंटीरियर साइड ऑफ द सर्विक्स, सुपेरियर साइड ऑफ द सर्विक्स। तो वहां पे कुछ ज्यादा स्पेस नहीं होती है, बट जो आजू बाजू जो है लेटरल साइड एंड पोस्टीरियर साइड में बहुत स्पेस होती है। ठीक है, तो जो इंटरकोर्स के बाद जो सेमाइनल पुल होता है, वो सेमाइनल पुल जो है वो पोस्टीरियर साइड में जो सर्विक्स के नीचे जमा होता है, और फिर वहीं से जो स्पर्म्स है वो असेंड करके एंट्री करते हैं सर्वाइकल कैनल में। ओके, तो ये बेसिक होता है, डायरेक्ट स्पर्म्स नहीं एंट्री करते, तो वहां पे पुल पहले जमा होता है, देन दे एंटर। तो इसलिए पोस्टीरियर फॉर्निक्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और जब हम पीचू की प्रोसेस करते हैं, पीचू जब हम रखते हैं, ऑटोक्लेव पीचू, मेडिसिनल पीचू, टैम्पोन्स जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी यहीं पे रखने से हमें ज्यादा अच्छे से रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि जब हम पेशेंट को घर पे रखने बोलते हैं, तो पेशेंट आधे में, वजाइनल वॉल 10 सेंटीमीटर, कभी कभी 5 सेंटीमीटर पे रख देती है पेशेंट, 6 सेंटीमीटर पे रख देती है, तो पेशेंट को उससे पेन भी होता है और वो कुछ यूजफुल भी नहीं होता है। So make sure that your PICU is in the posterior fornix so that it can get exposed to the whole vaginal area and then fornices, and then ultimately पीछे क्या है, पीछे pelvic cavity है, civic wall है, ये जो है इसके पीछे immediately pelvic cavity और organs है सारे, राइट। तो ये posterior fornix बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप प्रोसीजर भी यहीं पे करना है आपको, यहीं से पीवी करके बहुत सारे पैथोलॉजीज पता चलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह रहा पेशेंट को तो यहीं पे लीजन्स दिखते हैं पेशेंट। ओके, सो examination is very important, basic examination also for local procedure. You should know all these things. Okay, next slide please.
Vagina pH lactobacillus, we already talked about it. So it has a protective microorganism. Then in healthy women, the most predominant type of vaginal bacteria is lactobacillus, secretes lactic acid, and it maintains the acidic pH. Next, please. जैसे वजाइनल हमने देखा, वजाइना में 3 लेयर्स होते हैं, तो सिर्फ मिडिल एंड इनर लेयर, जो मिडिल एंड इनर मोस्ट लेयर जो है, वही इंटरकोर्स में और चाइल्ड बर्थ में पार्ट लेती है, एक्सपांड होती है. जो लास्ट लेयर होती है वो फाइब्रस लेयर, वो एक्सपांड नहीं होती है, ज्यादा एक्टिवली टेक पार्ट भी नहीं करती. ओके. और जो हमने स्त्री शुक्र वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, जो लोकल मॉइस्टनेस है वजाइना की, वो मेंटेन कौन करता है? बार्टोलिन ग्लैंड की सिक्रीशन और जो वेस्टिबुलर एरिया, जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स है, उसके सिक्रीशन. तो ये सारे उस जो एरिया है वेस्टिबुल को मॉइस्ट रखते हैं, जो कि जरूरी है. अगर मॉइस्ट नहीं रखेंगे तो कौन सा सिंड्रोम, क्या बोलेंगे उसको? Seminal. यस. Any yoni vapor like it is dry or there is no secretion. Can you relate dry vagina? Any yoni vapor related to it? See, Shushka yoni vapor, very good, very good. And other yoni vapor. See, when we read the 20 yoni vapor, Shushka is correct, but there are other also. When we read the 20 yoni vapor, we feel that these are only yoni vapors. But when we read the treatment part, जब आप थोड़ा और थ्योरेटिकली ट्रीटमेंट को पढ़ते हो, तो ट्रीटमेंट में भी इतने सारे योनि व्यापक के नाम है जो मेन 20 योनि व्यापक में नहीं है. या तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इस तरीके से हम बहुत लोगों को लगता है कि शुष्क योनि व्यापक सिर्फ मेनोपॉजल कंडीशन में होता है, ड्राई वजाइना, जिसको सेनाइल वजाइनाइटिस हम बोलते हैं, ट्रॉपिक वजाइनाइटिस. तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये कंडीशंस कोई भी एज में हो सकती है ड्राई वजाइना. मेनोपॉजल में रहती है, बट ड्राई वजाइना की कंडीशन रिप्रोडक्टिव एज में भी आ सकती है. नेक्स्ट प्लीज. आई वांटेड टू गिव दिस रेफरेंस टू यू. अभी लेटेस्ट में कुछ रिसर्चर्स बोलने लग गए हैं कि वजाइनल डूचिंग के बारे में वेस्टर्न साइंस, आई कॉल देम वेस्टर्न साइंस एंड नॉट मॉडर्न साइंस, बिकॉज आई कॉल माई साइंस एज अ मॉडर्न साइंस. योर साइंस, आयुर्वेदा साइंस जो हम अभी प्रैक्टिस करते हैं या फिर पढ़ते हैं या फिर नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं, वही मॉडर्न साइंस है. तो I call them that science, allopathy science, as a Western science because it is a Western science. So according to Western science, vaginal douching, जिसे हम रफली योनि प्रक्षालन से कंपेयर करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, और वो कहते हैं कि it can disrupt the normal balance of healthy microorganisms and increase a woman's risk for infections and irritation. So don't do that. But vaginal douching में उनके जो केमिकल्स है वो अलग है. उनकी जो यंत्र हम जिसे बोलेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं डॉचिंग के लिए, बलून वाले वगैरह छोटे रहते हैं, तो वो डिफरेंट होते हैं. तो वो हो सकते हैं मे बी बहुत फोर्सफुली वो अंदर डालते हैं. जो केमिकल्स यूज करते हैं वो भी हार्मफुल हो सकते हैं. तो इसलिए क्या होता है, बहुत बार, पता नहीं आपके ऐसे एक्सपीरियंस में आया है कि नहीं, बट योनि धावन को इस तरीके से भी देखते हैं वो लोग, या फिर नॉन आयुर्वेदिक पीपल, दे सी योनि धावन एज दिस. Vaginal douching is not scientifically good, scientifically proven. But keep in mind, you can define by saying that vaginal douching is not yoni dhavan. योनि धावन के ड्रग्स और douching के मॉडर्न, जिसे हम बोलते हैं वेस्टर्न साइंस के ड्रग्स, टोटली डिफरेंट है और करने का तरीका टोटली डिफरेंट है. vaginal douching जो है वो सेल्फ प्रोसीजर है, पेशेंट घर पे करते हैं, डॉक्टर्स नहीं करते. योनि धावन जनरली हम जो ट्रेन लोग हैं वो करते हैं, फिर सेटअप में आईपीडी में या फिर डे केयर में पेशेंट ओपीडी में करते हैं. ठीक है. तो अगर आप, मैंने ये रेफरेंस इसलिए दिया कि आप कभी भी इन सब चीजों के थ्रू अगर आए तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ऐसा वेस्टर्न साइंस इसके बारे में ऐसा ओपिनियन रखते हैं. ओके. नेक्स्ट प्लीज. सो विल टॉक अबाउट ओवरी. ओवरी एज एवरीबॉडी नो, डिंब ग्रंथि, डिंब कोश, ऐसे अलग अलग वर्ड्स उसके लिए यूज होते हैं. नेक्स्ट. So ovaries are female gonads. And what are male gonads? I'm just asking you a question just to check you in case if anybody. Testis. Testis. Yeah.
सो मेल गोनाड्स, फीमेल गोनाड्स, गोनाडल हार्मोन्स, कभी कभी थोड़ा साइंटिफिक रहता तो तुरंत ध्यान में नहीं आता. सो देयर आर 2 इन नंबर्स ओवरीज. मुझे मेंशन करना पड़ा क्योंकि मैंने एक ही दिखाई है पिक्चर में. Position one at each entrance of the fallopian tube. As you can see in the picture, fallopian tube के entry पे ही ovary है कि इसमें से जब भी निकलेगा oocyte तुरंत फिम्बरी ने कैच कर लेना है, because oocyte can't move on its own. ये आपको पता है नहीं पता, I don't know, but oocyte can't move on its own, तो उसको लेके जाना पड़ता है. ओव्यूलेशन भी होता है तो सिर्फ ऐसे oocyte नहीं आता है बॉल के जैसे, it comes in the mucus, फ्लूइड सिक्रीशन होते हैं, फ्लूइड में उसको कैरी होता है वो, एंड देन फिम्ब्रियल रिसेप्टर से फिम्ब्री उसको कैच करती है. ठीक है, तो उसको पोजीशन देखिए आप, वो होना जरूरी है. और ऐसी बहुत सारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस आपको मिलेगी जिसमें ये पोजीशन रहेगी नहीं, और फिर पेशेंट विल लैंड इनटू इनफर्टिलिटी और ये सारी चीजें हो जाएगी. ठीक है, तो कौन सी कंडीशंस रहेंगी एनीवन की, ये जो इतना ब्यूटीफुल पिक्चर है, जो इतना अच्छा अलाइनमेंट, ये नहीं रहेगा. तो मे बी ओव्यूलेशन के बाद फिम्बरी कैच ही ना कर पाए ओवम को, ऐसा भी तो पैथोलॉजी हो सकती है. तो ऐसे कौन से कंडीशंस हो सकते हैं? एनाटॉमिकल अलाइनमेंट है ना, तो एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं. तो कौन से हो सकते हैं? जैसे किसी ने पहले पीआईडी बताया, पीआईडी का बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन एडिशंस, लॉट्स ऑफ सिक्रीशंस, इन्फेक्शंस एंड देन एडिशंस. देन सर्जरीज अगर हुई रही तो लॉट्स ऑफ एडिशंस है ना. तो एडेजन्स, इन्फेक्शंस, इन हाइड्रोसल्फिन्स हो गया, ट्यूबल कोई पैथोलॉजी हो गई, तो इन सारे कंडीशंस में एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शंस होने के कारण ये नॉर्मल प्रोसेस भी हैम्पर हो जा सकता है. ठीक है, मॉडर्न में जो चीजें का एक्सप्लेनेशन नहीं है उसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी ऐसा करके उन्होंने लेबल कर दिया है, बट देयर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. Ayurveda point of view, there is no thing called as unexplained. Only Daiva is there. Daiva is there, but unexplained. There is nothing which cannot be explained. Okay. So साइज दिया है ओवरी का. आप सोनोग्राफी भी फ्रिक्वेंटली देखते होंगे, स्पेशली पीसीओएस के पेशेंट आपके पास आते होंगे, सोनोग्राफी कॉमनली देखते होंगे. तो साइज आप फिट कर लीजिए कि 2 to 3 सेंटीमीटर ओवरी का नॉर्मल साइज है. आलमंड शेप ओवरी होती है, ये तो यूएसजी में नहीं आता, बट व्हाट यू से साइज आता है उसका. बहुत बार रिमार्क्स नहीं दिए होते, बट आप ओवरी का साइज देख के थोड़ा सा ध्यान में आपके आ सकता है. तो व्हाट डू यू थिंक, कितना साइज अगर आपको दिखा तो आप बोलेंगे कि बल्कि ओवरीज है? It can be PCOS, it can be developing PCOS, PCOD, PCO, polycystic ovaries. तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए कि इससे अगर ज्यादा है तो ये पीसीओ हो सकता है? सेंटीमीटर में 40 to 60. 40 to 60 सेंटीमीटर. Millimeter. Millimeter में. Okay, and anyone? Okay, we'll see that too. बहुत बार सोनोग्राफी में पीसीओ का जो ओवरी का जो साइज है वो एबनॉर्मल होके भी रिमार्क्स में नहीं आता है. देन यूट्रस का भी साइज बहुत ज्यादा नॉर्मल ना होके भी रिमार्क्स में नहीं आता है. No, we'll see in PCO. Yeah, 10 centimeter, more than 10. अगर आपको दिखता है that 2 to 9 mm is a follicular diameter. We are not talking about the diameter of follicles. We are talking about the ovarian bulk. बल्कि ओवरी यानी कितना वॉल्यूम होना चाहिए. 10 cc के ऊपर रहा तो yes, there can be pathological development of PCO. So I am using 3 terminologies: PCOD, PCOS, and PCO. Okay, PCOD is an old terminology. Now it is not used. It is old now, outdated, because it has been found that it is a syndrome, not a disease. So there are multiple things involved in PCOS. So that's why it is polycystic ovarian syndrome. And when I call PCO, that means PCO, means polycystic ovaries, not syndrome. मैंने बाकी चीजों के बारे में बात नहीं की, मैं सिर्फ ओवरी के बारे में बात कर रही हूँ. क्योंकि बहुत लोग सोनोग्राफी देख के भी अगर आपको पीसीओ दिखता है तो यू शुड ओनली से इट इज पीसीओ, नॉट पीसीओएस. जब आप पूरा असेस कर लेंगे, बायोकेमिकल पैरामीटर्स असेस कर लेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस असेस कर लेंगे, मेंस्ट्रुअल इश्यूज असेस कर लेंगे, वो अगर पॉजिटिव है देन यू कॉल इट एज अ पीसीओएस. क्योंकि बहुत बार पेशेंट को पीसीओएस होता नहीं है, सिर्फ पीसीओ होता है. और सिर्फ पीसीओ होना
पीसीओएस का क्राइटेरिया नहीं है, उसके साथ और भी चीजें जरूरी है। जो न्यू गाइडलाइंस है उसके हिसाब से सिर्फ फॉलिकल्स बड़े होना, ओवरीज बड़ी होना पीसीओडी या पीसीओएस नहीं होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट ट्रीटमेंट एग्रेसिवली चालू कर देते हैं पेशेंट को। सो यू शुड वेट एंड वॉच एंड टेक द थिंग्स स्टेडीली। ओके, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। I hope slide 28 is running. Yes, ma'am. 28. Ovary. The ovary. Okay. So ovary, I'm on 28 slide number. The ovaries are located within the pelvic cavity. Already talked about it. Attached to the uterus by the ovarian ligament. And then ovarian stroma forms the bulk of the adult ovary. As you can see, ये जो ovary दिख रही है आपको, बीच का जो portion है, that is ovarian stroma, and जो side का portion है, उसको cortex बोलते हैं. तो ये जो सारे follicular development होते हैं, वो cortex में होते रहते हैं. Okay. And the oocyte develop within the outer layer of this stroma. Okay, ये जैसे मैंने बताया, this grouping of an oocyte and its supporting cell is called follicle. हाँ, ये slide. तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें oocyte में जो सराउंडिंग में जो सेल्स होते हैं उसको फॉलिकल कहते हैं. ठीक है, तो ग्रुप को ही हम पूरा फॉलिकल कहते हैं. ओके, सो स्ट्रोमा इनर पार्ट, कॉर्टेक्स आउटर पार्ट, ये जो सारी एक्टिविटी होती है फॉलिकुलर डेवलपमेंट की ये होती है आउटर पार्ट में. इसीलिए जो फॉलिकल बड़े हो गए, इरेगुलर हो गए, सिस्ट बन गई, तो हमें ओवरीज बल्कि और इरेगुलर शेप की दिखते हैं. आप कभी पिक्चर देखेंगे या फिर लैप्रोस्कोपी में देखेंगे, जो ओवरी की जो बल्क होता है वो इरेगुलर होता है, क्योंकि सारे जो सिस्ट होते हैं पेरीफेरी में डेवलप होते हैं, तो वो अच्छे से हमें दिख जाते हैं, मिडिल में नहीं. ओके, नेक्स्ट. So this is the picture. Picture में depict किया है. Which slide number is this, Dr. Tabassum? You are on which slide number? 29. 29. Yes, ma'am. Okay, would you please make 30? Ovary inside. Yes. So is it 30 now? I'm not able to see, so I'm seeing Yes, on ma'am. laptop. Yes, ma'am. Okay. So ovary inside, as all of you can see the picture, first number is, आप देख सकते हैं कि एक पेरीफेरी में सारी एक्टिविटी होती रहती है कॉर्टेक्स में. फर्स्ट आप देखेंगे नंबर, तो प्री मॉड्यूल फॉलिकल्स होते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं. नंबर 2 में आप देखेंगे लेबल्ड है ऑलरेडी, उसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं. देन 3 and 4 को प्री एंट्रल फॉलिकल कहते हैं, क्योंकि उसमें एंट्रल कैविटी अभी डेवलप नहीं हुई. एंड देन 5 and 6 नंबर को आप देख सकते हैं एंट्रल फॉलिकल कहते हैं, क्योंकि उसमें एंट्रम अभी डेवलप हो चुके हैं, एंट्रल कैविटी डेवलप हो चुकी है. ठीक है, देन आप देख सकते हैं कि 7 नंबर पे ओव्यूलेशन हो चुका है, और जो बचा हुआ पोर्शन है विच इज कॉल्ड एज ग्राफाइन फॉलिकल, वो कॉर्पस ल्यूटियम में टर्न हो गया है. एंड देन 9 नंबर आप देख सकते हैं, no, not this slide, Dr. Tapasu. Next slide. Ovary inside is the title. Ma'am, ovary inside ही चल रहा है. Ovary inside सब लोगों को, बाकी लोगों को visible है. Somebody just message for changing slide. Ovary inside ही slide है, बाकी लोगों को visible है. Now it is there. Its structure of ovary is there. Yeah, structure. हाँ, exactly. Now this slide. Yeah, 30 number slide. Yes, right. Okay. तो मैं फिर से बोलूंगी. जो नंबर 1 आपको दिख रहा है, those are the follicles, primordial follicles. उसमें से फिर कुछ select होके proper oocyte selection होके फिर 2, 3, 4 नंबर डेवलप होंगे. 2 नंबर 3 नंबर आप देखेंगे प्राइमरी फॉलिकल है, 3 और 4 प्री एंट्रल फॉलिकल है, 5, 6 में एंट्रल कैविटी डेवलप होने के बाद वी कॉल इट एज एंट्रल फॉलिकल्स, और एंट्रम डेवलप होने के बाद देयर इज ओव्यूलेशन. नंबर 7 पे ओव्यूलेशन हो गया, बचा हुआ जो पोर्शन है
वो ग्राफाइन फॉलिकल है जो कॉर्पस ल्यूटियम में आप अभी कन्वर्ट हो गया है 8 नंबर, एंड देन मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम एंड देन कॉर्पस एल्बिकन्स, ये हमें सबको पता है। बट हम जो है इसको फिर से मेंस्ट्रुएशन में देखेंगे, तो भी जिस एनाटॉमी को रफली मैंने दिखाया है, ठीक है। और नंबर बी फिगर आप देख सकते हैं कि मेडुला जो है उसमें कोलेजन होता है मिडिल में, और कॉर्टेक्स जो है वो पेरिफेरी है, और कॉर्टिकल एरिया में फॉलिकुलर डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। ये सारा डेवलपमेंट 28 डेज के साइकिल में, नॉर्मली 28 डेज के साइकिल में होता रहता है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। We are going to see this during the menstruation session also. Not this image, this physiology. fallopian Next tube is and heart. fallopian. So this is the fallopian tube. As you can see, the interstitium part, then isthmus part, ampulla, infundibulum and fimbrial part. ठीक है, तो जो फिम्बरी है वो इनफंडिबुलम का ही एक्सटेंशन है, तो रफली हम इसके 4 पार्ट्स ही बोलते हैं। फाइन। तो एनीबडी, fertilization, where does fertilization occur? एम्पुला मैम। Ampulla. So it is the biggest part of the 10 centimeter का अगर है तो ampulla is the biggest part of the fallopian tube. So here fertilization occur. ठीक है। As you can see, the interstitium जो है, interstitium छोटा सा पार्ट, उसके बाद isthmus है, फिर ampulla, then infundibulum, then fimbrium, और ओवरी आप देख ही सकते हैं यूट्रस को अटैच्ड। फैलोपियन ट्यूब को अटैच नहीं है ओवरी, तो ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में उस साइड जाने के लिए देयर इज ओनली वन वे, फिम्ब्रियल एंड, दैट्स इट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एज जैसे वजाइनल कैनल की लेंथ है, वैसे ही लेंथ फैलोपियन ट्यूब की भी है, 10 सेंटीमीटर की। 4 पार्ट्स है, इंटरस्टिशियल, isthmus, ampulla, which is the fertilization stage, and then infundibulum. Next please. Okay, next is number 24 slide. The fallopian tube and 3 layers. बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ही कॉमन ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी में, स्पेशली आईडी में बहुत कॉमन है ट्यूबल फैक्टर्स। फैलोपियन ट्यूब के बारे में, okay, number 33 slide fine. So what is the function of fallopian tube? To conduct the oocyte from the ovary to the uterus. तो एक पैसेज है कि ओवरी से यूट्रस तक के लिए oocyte को लेके जाता है। प्रीवियस स्लाइड। Just a second. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. There is some coverage issue. I'm sorry for that. From tomorrow, I'll try to share it from my screen only, Dr. Tabassum. Okay, ma'am. So that there is no issue and I can, मुझे थोड़ा Hello.
यस मैम, आप शेयर कर सकते हो। हेलो। Just give me 5 seconds, 5 to 10 seconds. ओके। Okay, I'm not able to see the slides. Sorry for that was a network breakdown. I'm extremely sorry for that inconvenience. Okay, so Dr. Basham, can you make it full share? Yeah. So this is conduit of the oocyte from ovary to the uterus. Then there is isthmus. As you can see, the isthmus part of labeled cheese भी आप देख सकते हैं simultaneously. It is a narrow medial end of each uterine tube that is connected to the uterus. Then there is a white distal infundibulum flares out with slender finger-like projection called fimbriae. And then there is a middle region of tube, which is ampulla. Fertilization often occurs in this. Now, मैंने इतना theoretical explanation देने इसलिए दिया क्योंकि जो investigations होते हैं बहुत बार जैसे हिस्ट्रोसल्फिंगोग्राफी जैसे investigations होते हैं HSG. Anybody? ये किस चीज के लिए किया जाता है? Patent of the fallopian tube. Fallopian tube blockage. Patency of fallopian tube. Yes, correct. So multiple times what happens, reports is like that there's infundibular blockage and there is ampullar blockage, and so different pathologies and name is there. So one should know the exact pathology and exact site of this thing. So ये सारी investigation point of view ये बहुत जरूरी है parts पता होना ट्यूब के, वैसे पता ही होंगे but just for revision. Next please. So 3 layers as I said to you कि vaginal जो layer है वो 3 layers है, tube के layer भी 3 होते हैं. Then the outer serosa 3 layers. Outer is the serosal layer, middle is the muscle layer, and the inner is the mucosal layer. In addition to its mucus-secreting cells, the inner mucosa contains the ciliated cell that bit in the direction of the uterus. This is very very important कि जो ciliary layer है, जो ciliated cells है tube में, जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी है और वो बीट करते हैं डायरेक्शन ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस के साइड में वो मूव करते. ओके, ये क्यों मूव करते होंगे यूट्रस के साइड में? एनीवन? ये सीलिया जो है वो यूट्रस के साइड में मूव करते हैं. For implantation of the fertilization of the ovum. फर्टिलाइजेशन के लिए बीट मूव Push करने the Movement inside the uterus. मूवमेंट ऑफ व्हाट? Zygote. Oocyte or For fertilized? implantation of zygote. fertilized ovum. No, oocyte or fertilized ovum. यानी oocyte और To move the zygote. to move Fertilized ovum. oocyte भी मूव करती है. बोथ दोनों के मूवमेंट के लिए फैसिलिटेट करेगा, नॉट जस्ट फॉर मूवमेंट. ओके, oocyte को जैसे फिब्री कैच करने के बाद oocyte की भी मूवमेंट को हेल्प होगा, एंड देन जाइगोट फॉर्म होने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद वो टोटल जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है जाइगोट है उसको भी मूव करने के लिए ये मूवमेंट. बट ये किसको हेल्प नहीं करेगा? एनीवन? ये किसके अगेंस्ट में काम करेगा? अब जैसे oocyte और फर्टिलाइज ओवम उधर जाते हैं यूट्रस की तरफ, उनका मूवमेंट है मेडियल, तो उधर से भी तो कोई कुछ आता है. यस, स्पर्म आता है ना. स्पर्म के लिए ये फेवरेबल मूवमेंट नहीं है. स्पर्म को हर चीज स्ट्रगल करके अंदर एंट्री है.
तो स्पर्म के लिए स्ट्रगलिंग है, बट दिस इज फेवरेबल फॉर oocyte एंड zygote फर्टिलाइज प्रोडक्ट। ओके, सो ये कौन सी डायरेक्शन में सीलिया मूव करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर से मैं आपको बता दूं कि जो हाइड्रोसल्फिंग्स है, पीआईडी है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस है, एसटीडीज है, ऑपरेट्स है, ये सारी चीजें ये सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। सबसे पहले अटैक इन्फेक्शन करेगा तो सीलिया पे नाजुक होते हैं, तो ये जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, तो मूवमेंट हेम्पर हो जाती है। अगर सीलियरी मूवमेंट हेम्पर हो गई तो फिर मूवमेंट नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, मल्टीपल चीजें अलग अलग स्टेज पे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ओके, और ये जो बीट है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये हर 4 से 8 सेकंड में होता रहता है। जैसे ओव्यूलेशन जब होता है, मैं आपको फिजियोलॉजी थोड़ा सा इसमें बता रही हूँ एनाटॉमी के सेशन में, कि जब ओव्यूलेशन के समय एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है बॉडी में, सीरम एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है ब्लड में, तब यूट्रस जो ट्यूब है, ट्यूब को पता चल जाता है कि अभी हमें सिग्नल दे रहा है एस्ट्रोजन कि अभी ओवम आने वाला है। और तब हर 4 से 8 सेकंड में जो फैलोपियन ट्यूब है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्शन और इंटरनल सीलियरी मूवमेंट्स, इनके कारण ही जो उस साइट है वो मूव करता है। तो इतना सारा चीजें इंटर रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। मैम एक डाउट है। या मैम जैसा कि आपने कहा कि सिलियरी को हमें इम्पोर्टेंस देखना पड़ेगा, तो इसके लिए कोई टेस्ट होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब में सिलियरी जो सेल्स हैं वो अभी प्रेजेंट हैं या नहीं है, या नहीं, वो कम है? just history. Nobody does test for it. There is test for everything at tissue level, but we don't go for it, right? So you just have to take history. इसलिए हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस बहुत है कि आप पेशेंट को, आप हिस्ट्री ले रहे हैं कि आपको इन्फेक्शन हुआ था क्या, वाइट डिस्चार्ज हुआ था क्या, इंटरकोर्स में पेन है क्या, बैक पेन है क्या, एग्जामिनेशन आप करेंगे, सर्विक्स पे आपको इन्फेक्शन के साइंस दिखेंगे, सोनोग्राफी में कोई पीआईडी के, क्रॉनिक पीआईडी के साइंस दिखेंगे। तो ये सारे साइंस से आपको अंदाजा लगाना है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट को। इसके लिए कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं करते ciliary movements देखने के लिए। It's all about the what you say logic. Okay. और टेस्ट भी करके क्या करेंगे? The modern treatment is all about the steroids and antibiotics and all. Okay. So this okay. Are you satisfied, doctor? Yes ma'am, yes ma'am. Yeah. So the anteverted, yeah, okay. This is the standing. अगर आप standing position में देखिए पेशेंट का, तो ये जो internal genitals है, ये जो sorry, हाँ internal genitals है, तो ये आपको इस तरीके से दिखेंगे। तो ये जो यूट्रस का मेन पोर्शन आपको दिख रहा है, इट इज एंटीवर्टेड इन नेचर, एज यू कैन सी, एंटीवर्टेड इन नेचर। अगर ये लाइट डाउन किया रहता है तो इट इज रेट्रोवर्टेड इन नेचर, राइट? तो इस तरीके से दिखता है स्टैंडिंग पोजिशन में। नेक्स्ट प्लीज। यूट्रस मेजर 7.5 to 8 सेंटीमीटर। आप सोनोग्राफी देखेंगे मल्टीपल, आप इस पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, देते भी होंगे। कभी कभी 6 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, कभी कभी 5.5 सेंटीमीटर भी मेंशन होता है सोनोग्राफी में। इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं है। पेशेंट को एक डिलीवरी हो चुकी है, मिड एज में है, और उसका सोनोग्राफी में ऐसा कुछ दिख रहा है, तो लेट इट बी, उसमें कुछ ज्यादा इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो यूट्रस का जो रेंज है वो बहुत वारी होता है। ये थेरोटिकली भले ये मेंशन कर दे 7.5, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, बट ये वारी करता है। 5.5 से भी नॉर्मली सब पेशेंट नॉर्मली मेंस्ट्रुएट भी होती है और नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो मैक्सिमम 8 तक हम इसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं, ठीक है? तो जैसे 4.5 के नीचे अगर है तो पेशेंट फिर सफर कर सकता है, वो हाइपोप्लास्टिक में जाता है थेरोटिकली। वेट अगर हम देखें तो बहुत ही कम वेट है यूट्रस का, 50 to 80 ग्राम वेट। एंड द लेंथ ऑफ द यूट्राइन कैविटी, सिर्फ कैविटी की, इंटरनल कैविटी की बात करें तो 6 to 7 सेंटीमीटर इसकी कैविटी होती है। आप लेवल्स देख सकते हैं सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। यूट्रस में एक मस्कुलर ऑर्गन है, इट नरिशेस एंड सपोर्ट्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन कंसेप्शन। देन एवरेज साइज इज 5 सेंटीमीटर वाइड, 7 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, एज आई मेंशन अर्लियर। 5 सेंटीमीटर वाइड होता है। एंड देन इट हैज 3 सेक्शंस, यू कैन सी फंडस, जो ट्यूबल ओपनिंग है उसके ऊपर का पोर्शन फंडस है।
देन बॉडी कॉर्पस, जिसको कॉर्पस भी बोलते हैं, बॉडी भी बोलते हैं, तो बॉडी इज कॉर्पस, मिडिल पोर्शन, एंड द लास्ट पोर्शन इज सर्विक्स, जो हम इस्थमस के साथ भी कंसिडर करते हैं। जस्ट अबव द सर्विक्स देयर इज अ पोर्शन कॉल्ड इस्थमस, जो आगे चल के ऑब्स्टेटिक में अगर हम देखें तो इस्थमस डेवलप्स इनटू लोअर यूट्राइन सेगमेंट, जिसके ऊपर सेक्शन करता है एलएसएस, है ना। तो इस्थमस और सर्विक्स एक थर्ड पार्ट हो गया। तो रफली 3 पार्ट्स हम कंसिडर करते हैं यूट्रस के, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। नेक्स्ट पेज। There are 3 layers of uterus. Uterus के 3 layers है. Outermost is perimetrium, the middle is smooth muscle myometrium, and the innermost layer is endometrium. अब सबको पता है endometrium, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगी। जो पेरीमेट्रियम है उसमें सीरस मेम्ब्रेन होता है, मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल मेम्ब्रेन होता है, और एंडोमेट्रियम में इनरमोस्ट लेयर में कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग होती है, ठीक है। तो आप ये फाइब्रॉइड जैसे कंडीशन में आप पढ़ते होंगे, सीरस फाइब्रॉइड एंड देन एंडोमेट्रियल फाइब्रॉइड एंड मस्ट। ये फाइब्रॉइड जैसे कंडीशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर पता होना, ठीक है। एंडोमेट्रियम में भी 2 लेयर्स होती है, बेसल लेयर एंड जो सुपरफिशियल लेयर है। तो जो मेंस्ट्रुएशन में जो शेड होती है वो एंडोमेट्रियल की इनमोस्ट बेसल लेयर नहीं होती है, सुपरफिशियल लेयर शेड होती है। Provide the site of implantation for the fertilized egg and sheds during menstruation if no egg is fertilized. This is about the endometrium. तो जो ये DNCs वगैरह आप देखते हैं, अब जो क्यूरेटेज वगैरह करके पेशेंट आती है अलग अलग तरीके से, कोई अबॉर्शन के बाद, कोई हेवी मेंसेस की वजह से, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन करके बेसल लेयर भी थोड़ा सा स्क्रैच हो जाती है। तो बेसल लेयर अगर निकल जाती है तो पेशेंट को आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्पेशली इनफर्टिलिटी हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। तो ये लेयर्स इंपॉर्टेंट है यूट्रस के, बट वी डील विद एंडोमेट्रियम मैक्सिमम। नेक्स्ट, ये उसका अप्लाइड अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं ये फाइब्रॉइड्स है। फाइब्रॉइड्स में बहुत सारे साइट्स होते हैं। जैसे हम रफली बात करते हैं कि फाइब्रॉइड के पेशेंट यूट्राइन फाइब्रॉइड है, बट कौन से फाइब्रॉइड है, किधर फाइब्रॉइड है, कितने फाइब्रॉइड है, कितना साइज है, क्लिनिकली क्या कंप्लेंट है पेशेंट को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप पहला फाइब्रॉइड देखिए, फंडल, इसको सब सीरोजल फाइब्रॉइड बोलते हैं, है ना। अगर सब सीरोजल फाइब्रॉइड है तो एनीवन ये मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड कोई कंप्लेंट कराएगा। सीरस लेयर हमने देखी है अभी, कौन सी लेयर थी, पेरीमेट्रियम में सीरस लेयर थी। तो इसलिए जब सब सीरोजल फाइब्रॉइड अगर ऐसा लिख के आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सीरस लेयर का फाइब्रॉइड है। इसका मतलब है एंडोमेट्रियम में इसका कोई ज्यादा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये यूजुअली फिर इस तरीके के फाइब्रॉइड जो है, जहां जहां सब सीरोजल, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इस तरीके के फाइब्रॉइड्स के मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स जनरली नहीं होते। फिर क्या होता है, जो बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं इन सब चीजों के लिए, मैंने देखा है प्रैक्टिस में, मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वो इसको फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते पेशेंट को फाइब्रॉइड्स पिघलाने की ट्रीटमेंट, सो कॉल्ड निकल जाने की ट्रीटमेंट शुरू कर देते, जबकि जरूरत हमेशा नहीं होती है। पेशेंट को किसी और कारण की वजह से भी मेंस्ट्रुएशन, हेवी मेंसेस हो सकते हैं। ये प्लीज ध्यान में रखिए कि कौन से फाइब्रॉइड क्लिनिकली आपको मैनिफेस्ट करेंगे कंप्लेंट्स। तो सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड जो बहुत लेयर के पास है, इंटरनल लेयर के पास है, या फिर डायरेक्ट जो आप देख रहे हैं पेडिकुलेटेड सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, जिसको एक स्टॉक भी है, इस तरीके के फाइब्रॉइड्स मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, हेवी मेंसेस करा सकते हैं, बट आउटर साइड के फाइब्रॉइड्स बहुत कम कराएंगे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, ये जो फंडल सबसिरोजल फाइब्रॉइड्स है, फिर इधर का लेटरल सबसिरोजल फाइब्रॉइड है, ये कौन सी कंप्लेन कर सकते हैं पेशेंट, कौन सी कंप्लेन करेगी अगर ये फाइब्रॉइड्स एक एवरेज से ज्यादा ग्रो कर गए तो। इस एनिमल कौन सी Pain. Low Pain. abdominal pain. it can be upper abdominal pain also, the uterus 14 सेंटीमीटर तक के फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। तो जो अपर जो गैस्ट्राइटिस एंड जो ब्लोटिंग होती है ना पेशेंट को, वो भी करा सकते हैं अगर ज्यादा बड़े रहे, है ना, इंटेस्टिनल प्रेशर के कारण, कॉन्स्टिपेशन, गैसेस, यूरिनरी प्रॉब्लम, यूरिनरी रिटेंशन, सिस्टाइटिस, एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट, ये सारे प्रेशर सिम्टम्स से फाइब्रॉइड करा सकते हैं। तो हर एक साइड जो है, जो अलग अलग साइड से फाइब्रॉइड की कंप्लेंट्स वैरी कर सकते हैं। इसलिए आपको जब आप सोनोग्राफी पढ़ते हैं तो इंडोमेट्रियल फाइब्रॉइड, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, सब सीरोजल फाइब्रॉइड से अच्छे से पढ़ लेना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग टू दैट
आपको अंदाजा लगाना है कि कंप्लेंट उससे रिलेटेड है भी कि नहीं, है ना। नेक्स्ट प्लीज। These are some anomalies of uterus, as you can see. ये कंजेनाइटल होती है, बहुत सारे कंडीशंस में सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। जैसे नॉर्मल यूट्रस, फर्स्ट यूट्रस इज नॉर्मल इन साइज एंड शेप। सेकंड इज कॉल्ड एज डाइडेल्फिस, जिसमें बीच में पूरा गैप है, डेवलप्ड ही नहीं है, एजेनेसिस। देन ऑर्कुएट यूट्रस में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फंडल रीजन थोड़ा बेंट हुआ रहता है। तो नॉर्मली इसमें रिसेंटली मेरी एक पेशेंट है ऑर्कुएट यूट्रस की, वो अच्छे से कंसीव होगी और डिलीवर भी होगी, तो उसमें भी ज्यादा कुछ इश्यूज नहीं होते हैं। Then unicornuate uterus, as you can see, single cornue. Cornue, what is the cornue? Cornue's corner. That is the opening of uterus in the fallopian tube is cornue. बहुत बार आप you will come across this terminology कि corneal block है। इसका मतलब है कि वो जगह पे जो कॉर्नर दिख रहा है वहां पे ब्लॉक है। तो unicornuate uterus, single corner. Then bicornuate uterus, two corners, बीच में गैप। Septate uterus, बीच में septum. तो ये कंजेनाइटल एनोमलीज है जिसमें मैक्सिमम कंडीशन में सर्जिकल इंटरवेंशंस लगते हैं, और आजकल बहुत इजीली ये हो जाते हैं, सेक्शन वगैरह हिस्ट्रोस्कोपिकली ये अच्छे से हो जाते हैं ऑपरेट, तो बहुत इजी है आजकल। कोई पहले थोड़ा इशू रहता था जब हिस्ट्रोस्कोपी बहुत डेवलप नहीं थी, बट अभी ये सारी चीजें भी इजीली कवर हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज। सर्विक्स के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम इमेज आई हैव यूज्ड। सो दिस इज सर्विक्स, 2.5 सेंटीमीटर होता है। इंस्पेक्शन हम इसमें इससे कर सकते हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शन, सर्विसाइटिस, ओपनिंग से, उसके ऊपर कोई पैचेस है उससे, लीजन से हम बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हैं। तो सर्विक्स का इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम जो वाइट डिस्चार्जेस होते हैं, वो इरोजन के कारण ही होते हैं। सर्विक्स पे इरोजन होता है, वो क्या होता है हम देखेंगे क्लिनिकल सेशन में। ओके, नेक्स्ट प्लीज। So this is आपको क्या लग रहा है, दिस इज नॉर्मल और एबनॉर्मल सर्विक्स? नॉर्मल। Anybody thinks it is abnormal? Erosions also. Somebody saying erosion, somebody saying normal. और कोई? Ma'am, it's menses. Patient has periods. नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? Normal, ma'am. Normal. It is almost a normal cervix, ठीक है। That is not erosion, that is the cellular color ही है। थोड़ा बहुत तो रहता ही है सर्विस का, जो एकदम आइडियल सर्विस, जो एनिमेटेड सर्विस जो मैंने दिखा है उस तरीके का तो नहीं है, पर ऑलमोस्ट नॉर्मल है। जो ग्लिस्टनिंग दिख रहा है वो लाइट की वजह से है, इंस्पेक्शन के समय जो किया है, कोल्पोस्कोपी से किया है, तो इसके कारण वो थोड़ा सा चमक रहा है सर्विक्स। ओके, तो आप देख सकते हैं अपर लिप, लोअर लिप होते हैं सर्विक्स में, और सर्विक्स के थ्रू एंट्री करते हैं, उत्तर बस्ती के लिए बोलिए या फिर कोई भी प्रोसीजर के लिए आप बोलिए। ओके, सो दिस वाज द बेसिक एनाटॉमिकल सेशन। आई होप यू डिडंट गेट बोर्ड बाय दिस, और जो भी एसेंशियल था वो मैंने कवर करने की कोशिश की कि नेक्स्ट इसमें हमें थोड़ा बेस रहे। नेक्स्ट इसमें विल कवर द मेंस्ट्रुएशन with Ayurveda point of view, and we'll proceed more towards the Ayurveda now. And if you have any query, you can just ask in the last, or you can just note down a specific time pay, you just put it in group. We can take all the queries together. So don't worry, each and every query will be considered, but in specific timing. Thank you so much, ma'am.